तो इलेक्ट्रॉन अपने नेचुरल स्टेट में लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहता, कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लिया तो वो जंप करके चला जाता है हायर एनर्जी स्टेट, यानी कि हायर ऑर्बिट में। इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो अपने नेचुरल ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हायर स्टेट यानी कि एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। लेकिन बाहर से जब एनर्जी देना बंद कर देते हैं, व्हेन एनर्जी इज नॉट गिवन, तब क्या होता, द इलेक्ट्रॉन कम्स बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को लिखते हैं GS से, ग्राउंड स्टेट। पूरी बात समझ लो। इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी दिए टेम्पररीली, तो वो अपने ग्राउंड स्टेट से जंप करके गया एक्साइटेड स्टेट में। जब हम लोग उसको एनर्जी सप्लाई करना बंद कर दिए तो फिर वो ठंडा होकर के अपने वापस ग्राउंड स्टेट में आता है। तो इलेक्ट्रॉन कम्स बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट। और इसी प्रोसेस के दौरान एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस it loses energy in the form of radiation, जिसका एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है। ये बोर्स थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एटम के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होने के कारण और सबका एनर्जी अलग अलग होने के कारण जब हम लोग किसी एटम को एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो पहले लोअर एनर्जी स्टेट से जंप करके चला जाता है हायर एनर्जी स्टेट में, और इस दौरान एनर्जी गेन करता है। और बाद में जब हम लोग उसको एनर्जी देना बंद कर देंगे तब फिर वो हायर एनर्जी स्टेट यानी कि जो एक्साइटेड स्टेट है वहां से जंप करके वापस आने लगेगा ग्राउंड स्टेट में। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर का मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट में है और उसको हीट दिया गया, एनर्जी दिया गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया हायर ऑर्बिट में। तो यही हो गया इसका एक्साइटेशन। बाद में एनर्जी देना बंद कर दिए तो जो इलेक्ट्रॉन चला गया है हायर ऑर्बिट में वहां से वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। मतलब जिस ऑर्बिट में था वो नेचुरली, ये उसका नेचुरल स्टेट है। मान लीजिए नेचुरल स्टेट है ग्राउंड स्टेट। तो जहां भी जिस ऑर्बिट में भी वो चला गया है एक्साइट हो करके वहां से वापस अपने इसी नेचुरल स्टेट में आएगा। ऐसा हो सकता है कि वो हायर ऑर्बिट से किसी लोअर ऑर्बिट में आ जाए, लेकिन ध्यान रखना ये E1, E2, E3, E4 ये मान लो फिफ्थ ऑर्बिट है, तो ये यहां से नहीं इलेक्ट्रॉन गया था, इलेक्ट्रॉन गया था फर्स्ट ऑर्बिट से। यानी कि इलेक्ट्रॉन अभी भी एक्साइटेड स्टेट में है, अभी भी वो हायर एनर्जी में है, अपने लोएस्ट एनर्जी में नहीं आया है। तो इस फिफ्थ ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, वो वापस उसको किसी न किसी तरह से आना है। कहां पर? अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाना है। ग्राउंड स्टेट मतलब जहां उसका नेचुरल स्टेट था, जहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ था, जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट में गया था।
बोर्स थ्योरी के इसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के हेल्प से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन किया जाता है कि भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बना। अब देखो यहाँ पर ये लिखा है नीचे, ध्यान से पढ़ो इसको, कि जब हायर से लोअर में आया तो एनर्जी लूज किया, और लूज किया इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और उस रेडिएशन का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हायर से आ रहा है लोअर में, तो यहाँ पर वो एनर्जी लूज करने लगता है, ये एनर्जी लूज किया, और एनर्जी लूज किया तो इसी एनर्जी का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। और मशीन से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जब स्टडी किया गया था तो इसी वेवलेंथ के बारे में पता चलता है, जिसको कि स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं, जो 5 तरह का है। नाम बता सकते हो कोई? लाइमन, बेल, डायमंड, हाँ। बाबर, पेंसिल, पाशन, पासन और ब्रैकेट फंड। हाँ, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज। चलो, अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। दोनों तरह का, नेचुरल स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन, और वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट यानी कि डी एक्साइटेशन। इतनी बात समझ करके अब हम लोग शुरू करते हैं। हेडिंग दीजिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या आप ये भी कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर एक्सपेरिमेंट तो शुरू हो गया था, बताए थे ना कि 1885 में ही। और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको बताए थे कि कैसे बना था, कि हाइड्रोजन गैस को रख दिया गया था कहां पर, बोलो? डिस्चार्ज ट्यूब में, और फिर इवन इलेक्ट्रिक स्पार्क यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया गया था उस हाइड्रोजन गैस को। तो इससे क्या हुआ था कि रेज स्टार्टेड एमिटिंग मतलब कमिंग आउट। इससे रेज बाहर निकलने लगा था, और इस रेज को स्टडी किया गया था किसके द्वारा, मतलब कौन से मशीन से? स्पेक्ट्रोमीटर से। These rays were studied by spectrometer, और जब स्टडी किया गया तो इसी से मिला डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हो चुकी थी 1884-85 में ही। ये शुरुआत हो चुकी थी 1884-85 में। लेकिन ये जो फेनोमेनन मिल रहा था, यानी कि ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बन रहा था, ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका था, कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, कि भाई ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों बना। ये एक रहस्य था, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा था। तो इसका एक्सप्लेनेशन होता है लेटर, लिखते जाओ, इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय बोर्स थ्योरी। अब हम लोग यही समझने जा रहे हैं
कि बोर्स थ्योरी से इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के फॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन कैसे होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस को एनर्जी दिया गया, तो क्या हुआ? व्हेन एनर्जी, लिखिए, इज गिवन टू हाइड्रोजन गैस, the molecules of hydrogen break to form hydrogen atoms। इस तरह से ये है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसके बीच में ये बॉन्ड दिखाया गया है। जब इसको एनर्जी दिया गया इलेक्ट्रिकल स्पार्क के रूप में, तो ये हाइड्रोजन गैस किसमें ब्रेक कर गया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर गया हाइड्रोजन एटम्स में। ये है मॉलिक्यूल, इसको लिखते हो H2, और ये है हाइड्रोजन एटम्स। फिर इसके बाद क्या होता है? पहला पॉइंट कि हाइड्रोजन एटम्स गेन एनर्जी, एनर्जी गेन किया, और इससे क्या हुआ? एंड इट्स इलेक्ट्रॉन jump into higher energy level, that is electrons are excited, इलेक्ट्रॉन चला गया एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि हाइड्रोजन एटम जिसका इलेक्ट्रॉन है अपने कौन से स्टेट में, बताओ? Ground जीएस मतलब state. ग्राउंड स्टेट में है, और इसको जो एनर्जी मिला उस एनर्जी को गेन किया इसका इलेक्ट्रॉन्स, तो अब हाइड्रोजन एटम चला गया अपने Excited. एक्साइटेड स्टेट में। और अभी जो बताए थे कुछ देर पहले, ये नेचुरल स्टेट में एटम्स अपने ग्राउंड स्टेट में रहता है, लोएस्ट एनर्जी के स्टेट में रहता है। और आपको तो पता ही है कि हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है ना, तो एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब यही है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी के स्टेट में रहने का मतलब है कि लोएस्ट एनर्जी किस ऑर्बिट का होता है? UV region. नहीं, ऑर्बिट पूछ रहे हैं, K, एटम K, के K के sir. ऑर्बिट, के ऑर्बिट जिसको कहते हैं Infin फर्स्ट, न्यूक्लियस के पास है, फर्स्ट न्यूक्लियस के ऑर्बिट। पास। तो infinite sir. फर्स्ट ऑर्बिट, लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट होता है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होता है, बात सही है, लेकिन जो लोएस्ट एनर्जी है वो क्यों, कौन सा ऑर्बिट का है? तो फर्स्ट का ना है। फर्स्ट से हायर सेकंड, सेकंड से हायर थर्ड, थर्ड से हायर फोर्थ। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम, नीचे देखो, अगर ग्राउंड स्टेट में है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन लोएस्ट ऑर्बिट में है, और लोएस्ट ऑर्बिट यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में है। तो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में से जंप करके, क्योंकि एनर्जी गेन किया, उस जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाने का मतलब है कि वो हायर ऑर्बिट में चला गया। तो लेटर इलेक्ट्रॉन
या कहिए इलेक्ट्रॉन्स कम बैक इनटू, कहां पर आएगा? Ground state. ग्राउंड स्टेट, बाय लूजिंग एनर्जी in the form of radiation having definite wavelength, having definite wavelength, which form spectral lines called hydrogen spectrum. अब ये देखो, जो नील्स बोर थे वो एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताए कि भाई ऐसा हो रहा है, एक्सपेरिमेंट तो पहले ऑलरेडी हो चुका था। नील्स बोर उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बना। पूरा एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हुआ? अगर किसी को हुआ है तो जल्दी से 1 मिनट में उसको एक्सप्लेन करो। सर एक बार फिर से थोड़ा बता दीजिए तो। ठीक, पूरी कहानी ये थी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, हाइड्रोजन गैस को एनर्जी दिया गया। तो शॉर्ट में अब हम बता रहे हैं, ध्यान देना। हाइड्रोजन गैस को एनर्जी मिला, तो ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एटम्स में जो मॉलिक्यूल्स था उसका बॉन्ड ब्रेक हो गया और वो बदल गया एटम्स में, और ये एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और ये हाइड्रोजन एटम जो ग्राउंड स्टेट में था एनर्जी गेन करके हाइड्रोजन एटम्स चला गया एक्साइटेड स्टेट में। वापस क्या होने लगा कि जब एनर्जी देना बंद कर दिए, एनर्जी देना बंद किए, तो बाद में क्या हुआ, ये हाइड्रोजन एक्साइटेड स्टेट से वापस हाइड्रोजन आ गया ग्राउंड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आया तो ये आया बाय लॉस ऑफ एनर्जी। ये लॉस ऑफ एनर्जी को ही दिखाया जाता है डेल्टा ई से, और ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है, इस एनर्जी का कुछ न कुछ वेवलेंथ होगा, तो उस वेवलेंथ को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट तो करते हैं थ्योरी से, लेकिन एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन है कि एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन आया तो उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज किया, और इसी लॉस्ट एनर्जी का जो वेवलेंथ है, इसको जब मशीन से, स्पेक्ट्रोमीटर से स्टडी किया गया तो इससे हम लोगों को स्पेक्ट्रल लाइंस मिला, एंड दीज स्पेक्ट्रल लाइंस को ही कहा जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यानी कि जो ये लॉस ऑफ एनर्जी से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया तो ये बना दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ये एक्सप्लेनेशन पहले कोई इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि पहले बोर्स थ्योरी के पहले तक ये कोई अज्यूम नहीं कर पाए थे कि कोई भी जो एटम है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट से बना हुआ है। ये जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है, ये पहली बार ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बोर्स थ्योरी में दिया गया, जिसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी लेवल में रह सकता है। तो अपने ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट के हेल्प से वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट दिए कि इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाता है और बाद में हायर से लोअर में आता है, तो एनर्जी लूज करता है, उसी से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन हो जाता है। चलो अब बताओ कितने लोग समझे इस बात को?
सर समझ गए। कोई बोल सकते सर हो? समझ गए। तो जरा हमको समझाओ, अब हम ना समझ हो गए, आप लोग समझाइए, कोई भी एक स्टूडेंट हमको समझाओ कि क्या हुआ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, कैसे बना। चलो कोई भी बोलो। हेलो हाँ बोलिए, आ रही है आवाज, बोलिए सर, बोलिए। जब हाइड्रोजन सर व्हेन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एनर्जी दिया गया तो वो H एटम्स में टूट गया, बोलते जाइए। और फिर उसके बाद जब वो एनर्जी गेन करने लगा तो वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहाँ तक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा जब ये सर वापस, हाँ बोलो। सर फिर वो वापस अपने, जब उसको लॉस एनर्जी नहीं दिया गया तो वो फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में आ गया, और फिर उसका कुछ वेवलेंथ होगा हम्म। सर, उसी को ग्राउंड कहें। स्टेट में आया, ग्राउंड स्टेट में आया बाय लॉस ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी लॉस है, यही एनर्जी डिफरेंस है जो हम लोग पिछले क्लास में निकाले थे। और फिर इस एनर्जी का हम लोग वेवलेंथ भी निकाले हैं, जो आज आप क्लास के शुरुआत में ही बता चुके हैं। यस सर। ठीक, चलिए तो आगे लिखिए। एक्सपेरिमेंटली 5 series of lines are obtained in different regions of electromagnetic spectrum. और 5 डिफरेंट सीरीज मिलने का मतलब है कि 5 अलग अलग तरह का वेवलेंथ मिलना। और पांचों सीरीज में फर्स्ट सीरीज को यहाँ पर ऐसा करो कि एक टेबल बनाओ, यहाँ लिखो सीरीज, यहाँ लिखो N2, यहाँ लिखो N1, और यहाँ लिखो रीजन। सबसे पहला